अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सुमिया रानी। जो गेस्ट आज मैं आपके लिए लाई हूँ उनका नाम है सादिया और वो आपको माइंडसेट, ग्रोथ, फेथ और स्किल्स के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें शेयर करेंगे और उनके साथ साथ लड़कियों को वो एडवाइस भी बताएंगे जो उन्हें कभी भी नहीं माननी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप उनके मेंटोरशिप कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो उनकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू। आप अपने आप को उस इंसान के सामने कैसे मुतारिफ करवाएंगी जो पहले कभी भी आपसे नहीं मिला? मेरा नाम सादिया है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें तो आई डिड माई एमएस इन मैनेजमेंट साइंसेस and now I'm an entrepreneur, also working as content strategist and personal development mentor. अभी मेरी लाइफ का जो फेज है उसमें आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग माय पर्सनल ब्रांड विच इज सादिया चैप्टर्स। और वो बेसिकली उसका जो मोटिव है वो ये है कि एज आई वाज सर्वाइवर ऑफ अब्यूजिव मैरिज एंड हाउ आई गेट आउट ऑफ इट। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ से सफ़र कर रही होती हैं। बेसिकली जो मैं उस पेज पर करना चाह रही हूँ वो ये है कि आई वांट टू गाइड और हेल्प गर्ल्स जो कि इस सिचुएशन में हैं बाय गिविंग देम अ टूल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिकॉज मुझे लगता है कि सारी चीज़ें असाइड, आपके जब फाइनेंसेस सॉर्टेड होते हैं ना तो आप अपने लिए बेहतरीन चॉइसेस कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली माय मोटिव ऑन बिल्डिंग माय पर्सनल ब्रांड। अपने टारगेट ऑडियंस के तौर पर उन खवातीन को ही क्यों सिलेक्ट किया है जो बुरी शादी में फंसी हुई हैं? एक चीज़ जो, क्योंकि मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं या अब्यूजिव मैरिज में होते हैं तो आप अपने आप को ना बड़ा अकेला फील कर रहे होते हैं। अ, आपके कोर्स अगर आपके पेरेंट्स होते भी हैं, बहनें, सिस्टर्स, जो भी होता है, बट आप उस सिचुएशन में बहुत अकेले फील कर रहे होते हैं क्योंकि उस तरह की सिचुएशन किसी और के साथ हो ही नहीं रही होती। तो वो उन लड़कियों से जो है ना वो मुखातिब नहीं किया जाता या उनसे बात नहीं की जाती या उनको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया जाता, जहाँ तक मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान में। या तो हमारे पास ना बहुत ब्लैक और वाइट ऑप्शंस होते हैं, या तो खत्म कर लो या कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो एक बीच का रास्ता मुझे लगता है कि होना चाहिए, जहाँ पर आप अपनी पहले सेल्फ वर्थ को रियलाइज करें, आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें और फिर आप अपने लिए फैसले ले सकें। तो उन खवातीन के लिए जो है ना मुझे लगता है कि इतना कोई ना उनके ऊपर बात करता है क्योंकि स्टिल हमारी सोसाइटी में डिवोर्स या इस तरह की चीजें जो है वो टैबू हैं। तो इसलिए मैं उनके साथ जो है वो अ, उनकी बेसिकली हेल्प करना चाहती हूँ, उनको गाइड करना चाहती हूँ अपने पेज के थ्रू। अगर आपको रिश्ते के दौरान और शादी के दौरान पेश आने वाले रेड फ्लैग्स को पॉइंट आउट करना हो तो आप वो कौन से करेंगी जिन्हें लड़कियां अक्सर नजरअंदाज करती हैं? सबसे पहले तो ये कि वो आपको ना अम, बहुत स्मॉल फील कराएंगे, वो आपको अनईज रखेंगे, आप ना हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगी कि यार ये चीज ठीक है, ये चीज नहीं ठीक। क्योंकि ये चीज मैंने फेस किया, मैं हमेशा उस टाइम ना कंफ्यूजन में होती थी कि यार मुझे कुछ करना चाहिए या मतलब मैं ठीक चल रही हूँ, उसको मुझे चलाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो एक हेल्दी इंसान या जो एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना वो आपको, आपके लिए बड़ा चीजें क्लियर होती हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि वो आपको ना हर तरह की ग्रोथ में, सक्सेस में वो आपके साथ होता है। आप को अकेले अकेले नहीं फील करनी पड़ती चीजें या अकेले नहीं चीजों को लेके चलना पड़ता। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मतलब एक इंसान को देखनी चाहिए।
हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो हमारी मंगनी या शादी से का बीच का टाइम होता है या निकाह या उसके बीच का जो टाइम होता है, उसमें हम अक्सर वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने पर आ जाते हैं जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। आप एक सर्टेन लेवल ऑफ आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, और अगर कोई इंसान उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर रहा, तो दैट मीन्स कि वो आपके लिए एटलीस्ट वो रेड फ्लैग है। आपको क्योंकि अपने लेवल से नीचे आना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी जिसमें आप अनईज़ी फ़ील कर रहे हैं। तो वही जो है ना, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है आपके लिए। अपने आप को अपनी सेल्फ वर्थ को चुनने के बाद आपके पहले 2 महीने कैसे रहे? सोसाइटी या आपके फैमिली का जो सिनेरियो था वो कैसा था आपके साथ? अच्छा, एक्चुअली मेरा जो टाइम पीरियड था ना, वो था ही 2 महीने का। क्योंकि मेरे साथ चीज़ें रिवील होना शुरू हो गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट वीक। मुझे उसका बिहेवियर जो है ना, वो समझ आना शुरू हो गया था कि दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। उसके जो फैमिली वाले थे, अब मुझे नहीं पता कि ये वो पॉलिटिक्स थी या उनकी किस तरह की नीयत थी, मैं यहाँ बैठी उनको जज नहीं कर सकती, बट दे वर गुड टू मी, ठीक है। उन्हीं की शायद वजह से मैंने ये 2 महीने गुजार भी लिए, अदरवाइज मेरा उस इंसान के साथ जो है ना, वो 2 महीने भी शायद गुजारा नहीं होता हो सकता था। 1 हफ्ते गुज़रते ही उसका बिल्कुल मेरे साथ रवैया चेंज हो गया। किसी भी तरह के उसने एज़ अ हस्बैंड जो आपके राइट्स होते हैं, जो आपके फ़राइज़ होते हैं, वो बिल्कुल उसने पूरे नहीं किए, फाइनेंशियली, इमोशनली, फ़िज़िकली, किसी भी तरह से। मेरी छोटी-छोटी नीड्स का बिल्कुल को ख़्याल नहीं। मैं अगर सामने बैठ के रो रही हूँ, तो मेरे मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट या सेकंड वीक ही जो है ना, वो मेरे साथ शुरू हो गई हुई थी। तो मेरा जो बेसिकली जो टाइम फ्रेम था, जो मैंने उसके साथ उसके घर पे गुज़ारा था, वो था ही 2 महीने। जब आपने खुद को चुनने का फैसला किया या अपने आप को सिलेक्ट करके आप एक बुरी चीज़ से बाहर निकल आए, वॉकआउट कर लिया आपने, तो उसके बाद आपको खुद पर ट्रस्ट करने में या चीज़ें इमोशंस बिखर जाते हैं, तो आपने उस चीज़ को कैसे समेटा या आपने उसके लिए कोई थेरेपीज़ वगैरह ली? लाइक अगर कोई आपके फेज़ से लड़की गुज़र रही है, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगी? अ, असल में मेरे लिए बड़ा ऑपोज़िट सिचुएशन थी। अ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब शादी से पहले मैंने अपनी एमएस डिग्री की हुई थी, मैं स्किल्स भी सीखी हुई थी, मैं अपनी इनकम भी जनरेट कर रही थी, मैं सारा कुछ करी थी। बट जो आई थिंक एक पाकिस्तानी अ, जो माइंडसेट होता है ना लड़कियों का, वो ये होता है कि उन्होंने ना अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट की होती है शादी के साथ, कि अच्छा अब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मेरा ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। और मैं भी उन्हीं लड़कियों में से थी। तो मैंने अपनी ना सेल्फ वर्थ कभी भी उस तरह से रियलाइज की नहीं थी कि यार मैं कौन हूँ। तो लेकिन अल्लाह ताला का जो है ना, वो आपको कुछ समझाने के जो तरीके होते हैं, वो कभी-कभी इंसान की समझ में नहीं आ रहे होते। बट मैं जिस टाइम वो जिस तरह मुझे ट्रीट कर रहा था ना, साइलेंट ट्रीटमेंट्स और इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, मुझे इस तरह से फ़ील कराना कि मैं शायद किसी कमरे में ना कोई फर्नीचर हूँ। शायद फर्नीचर को भी आप यूज़ कर लेते हैं, बहुत ही यूज़लेस चीज़। वो फिर मेरा एक मोमेंट ऑफ रियलाइज़ेशन था कि मैं इतनी मैंने पढ़ा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ब्रॉट अप है, सारा कुछ मतलब ओके है। तो हाउ, मतलब ये मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहा है? वहाँ पे मैंने अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ की थी, और फिर मैंने फैसला लिया कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। और मैंने फिर अपनी डिवोर्स के बाद, जिस टाइम मैंने खुला ले ली थी, फिर मैंने इसके ऊपर एक्टिवली अपना काम स्टार्ट किया। तो मेरे लिए चीज़ें जो थी ना, वो ऐसा नहीं था कि मैं फुल ब्रेक डाउन वाले लेवल पर चली गई हूँ और फिर मैंने वहाँ से, ऑफ कोर्स, एक मुश्किल टाइम पीरियड था चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को आप एक शॉकिंग स्टेट में चले जाते हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बट वो ना मैं शायद वो पहले ही जिस टाइम में उसके साथ थी, वो चीज़ मैंने मोस्टली वो चीज़ मैंने उस टाइम फेस कर ली हुई थी। और आई थिंक बहुत सारी लड़कियां ना, जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही होती हैं ना, तो
वो उनकी लाइफ में ना कहीं इस तरह का पॉइंट आता है कि उनकी ना बस हो जाती है बिल्कुल। वो फिर वो फिर उनके ऊपर उनकी चॉइस होती है कि वो उस चीज को उसी तरह लेके चलना चाह रही हैं या वो अपने लिए स्टैंड लेके अपनी सिचुएशन को बदलना चाह रही हैं। रिश्ते के दौरान जो सारा सिनेरियो होता है चलता है, तो उसमें आपको मतलब रेड फ्लैग्स नहीं देखे? लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई एम जस्ट आस्किंग कि कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से कि पहले इंसान बड़ा अच्छा बन के आता है और बाद में पता नहीं चलता। सो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, उसके लिए ना मैं सबसे पहले लड़कियों को ये एडवाइस करती हूँ कि वो अपनी सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करें, लाइक अपने ऊपर फोकस करें। शादी इज नॉट द गोल, ठीक है? आप अपने ऊपर काम करें, अपने निगोशिएबल्स और अपने नॉन निगोशिएबल्स की लिस्ट बनाएं। अब उस लिस्ट में ना ये नहीं होना चाहिए कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है या मैं अकेली रहूं। नहीं, आपने लिस्ट उस तरह से बनानी है कि आप अम, उसके इखलाकियात देखें, उसकी वैल्यूज देखें, उसका अल्लाह ताला के साथ या वो दीन पे किस तरह से है। आप इस तरह की चीजों की लिस्ट बनाएं, ठीक है? और दूसरी चीज ये कि हम लोग ना अक्सर गलती करते हैं कि हम लोग ना फौरन चीजों को करने की करते हैं। अच्छा यार, अभी मंगनी भी हो गई, अभी शादी भी कर लो, और ट्रस्ट मी, जो इस तरह वाले होते हैं ना कि जिनको बहुत जल्दी जल्दी होती है सारी चीजों की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेड फ्लैग ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है हमारी जो है ना वो चीजें ना खुल जाए। तो आप कोशिश करें कि चीजों को वक्त दें। आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस के, आपके सेंसिबल क्वेश्चंस होने चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें। आप उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करें कि उनका क्या पेरेंटिंग स्टाइल होगा। आप उनसे कम्युनिकेट करें कि उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। आप कम्युनिकेट करें कि अगर आपका अपना करियर गोल है तो वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करेंगे। आपका 10 साल के बाद आप लोगों की जिंदगी किस तरह से होगी। मतलब प्रॉपर अच्छे वाले जो है ना, उनसे आप क्वेश्चनिंग उनके साथ करें। फिर जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, अच्छा ये भी नहीं कि आपने क्वेश्चंस किए, आप सेटिस्फाई हो गए और बस आपने जो है ना चीजों को वो करते रहे। चीजों को आप वक्त दें। जब मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने का जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसके बाद अगर कोई इंसान ऐसा होता है उसका वो मास्क उतर ही जाता है। वो कहीं ना कहीं आपको ना अपनी चीजें दिखाना शुरू कर देता है, और वहां पर आपने उन चीजों को इग्नोर नहीं करना। वहां पे फिर आपने स्टेप लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपको चीजें फिशी लग रही हैं, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ना हम लड़कियों को एक ये पावर दी हुई है। हमारी ना इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग आ जाती है हमारे कि यार नहीं, कुछ गलत है या ये ठीक है, इस तरह से। तो आप उन चीजों को इग्नोर नहीं करें। फिर आप उसी टाइम स्टैंड ले लें, क्योंकि फिर शादी हो जाएगी, शादी के बाद बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो वर्स्ट हो जाती हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्लाह ताला को अपने मामलात में जो है वो शामिल रखें। रोजाना की बेसिस पे दुआ करें, रोजाना की बेसिस पे इस्तिखारा करें। जब तक आपका दिल उस चीज के लिए या उस रिश्ते के लिए मुतमईन नहीं हो जाता, आपको किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सफर नहीं करता, सिर्फ आपको सफर करना पड़ता है। आपके नज़दीक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, और क्या हर लड़की के नज़दीक इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है? ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ना हम क्वांटिफाइबल भी कह सकते हैं और उसको हम फीलिंग्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर हम डेफिनेशन निकालें ना, तो वो बेसिक डेफिनेशन ये है कि आप अपनी नीड्स को पूरा करें, किसी और को आपको आपकी नहीं पूरी करनी हो, ठीक है? मतलब आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि आप अपनी बेसिक जरूरियात को पूरी कर सकें। अब वो आपके ऊपर है कि आपने अपनी नीड्स की लिस्ट किस तरह से जो है ना उसको वो करना है। किसी की नीड्स 50,000 में भी पूरी हो जाती हैं, किसी की 50 लाख में भी पूरी नहीं होती। तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अगर हम फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करें, तो एक औरत के लिए मेरे ख्याल से जिस जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं ना, वो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। आपके पास अगर बैंक बैलेंस हो ना, तो आप अपने लिए चॉइसेस ले सकती हैं, आप अपने लिए आवाज उठा सकती हैं।
बहुत सारे हम कहते हैं कि आप बाउंड्रीज़ भी बना लें, आप ये भी कर लें, आप वो भी कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि आपके अल्फ़ाज़ का ना या आपकी पूरी ज़ात का कोई भी वैल्यू नहीं होती, अगर आपके पास पीछे जो है ना वो आप कुछ कुछ अर्न ना कर रहे हों, आपके पास जो है ना वो पैसे ना हों। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत के लिए तो जो है ना वो मेरे मेरे डेफिनेशन में वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। वो आपको फ्रीडम देती है आपके डिसीजंस में, आपके चॉइसेस में। आपको जो है ना वो उन सिचुएशंस में नहीं रहना पड़ता जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये बेसिकली जो है ना मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है। कोई ऐसी स्किल जो आपने सीखी और आजकल की ख़वातीन के लिए आप उसे ज़रूरी समझती हैं? ओके, स्किल मुझे जो लगता है ना कि हर लड़की के अंदर या हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो है ना वो पोटेंशियल दिया है, कुछ ना कुछ टैलेंट उसके पास होता है। अम, हाँ, लड़कियां हमारे थोड़े से पीछे इसलिए हो जाती हैं कि वो थोड़े से रिश्तों में और इमोशनल साइड पे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं, बट जो स्किल हर लड़की को आनी चाहिए इस डिजिटल एरा में वो ये है कि आपके पास अगर कोई भी स्किल है ना, उसको आपने सोशल मीडिया पे या आपने उसको सेल किस तरह से करना है। जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो मेंटोरशिप में देती हूँ, वो बेसिकली स्किल ही यही है सारी। और ये स्किल सीखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि यार वाकई यही स्किल या यही चीज जो है ना वो आने वाला फ्यूचर है, कि आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को किस तरह से मार्केटाइज करते हैं, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आती हैं। तो मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ कि आपके पास ना ये वाली स्किल लाजमी होनी चाहिए कि आपने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है, मार्केटाइज किस तरह से करना है। अब यूजुअली जो है ना वो हमारी लड़कियों के या हमारे पाकिस्तान में ना एक माइंडसेट बना हुआ है, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं या कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, तो उसमें हमारा ये माइंडसेट बना हुआ है कि ओ वो तो आपको टिकटॉक पे डांस करना है या आपको कैमरे के सामने आकर इस तरह के जो है ना वो कुछ वो चीजें करनी है जो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करती। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब कंटेंट क्रिएशन या सोशल मीडिया सिर्फ डांस नहीं है। अब आप अपनी स्किल्स को वहाँ पर प्रेज़ेंट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, घर बैठे हुए ना। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ये भी इश्यू होता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको अलाउ नहीं होता, बहुत सारे और मसले आ जाते हैं। शादी के बाद अगर शादी चले ठीक भी चल रही है तो भी अक्सर लड़कियों को अपना करियर जो है वो ख़त्म करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज़ वो मैनेज नहीं कर पा रही होती, वो घर से नहीं निकल पा रही होती। तो मेरे ख़्याल से लड़कियों को ये ऑनलाइन अपना कुछ सिस्टम जो है वो इस तरह से बिल्ड करना चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर शेयर करने का फ़ैसला क्यों किया? और जब आप पहली पोस्ट कर रही थीं तो आप क्या महसूस कर रही थीं? अच्छा, मेरे लिए ये फ़ैसला जो था बड़ा ऑन एंड ऑफ रहा। मैंने अपना पेज जब स्टार्ट किया था ना, तो वो मैंने इसी मकसद से स्टार्ट किया था कि मैं इस जो लड़कियाँ जिनको एक्चुअली में गाइडेंस और हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनको हेल्प करूँ। बट फिर मेरी एक रील वायरल गई एंड आई गॉट सो मेनी नेगेटिव कमेंट्स, मतलब इतना हेट, इतनी अजीब-अजीब बातें कि मेरा ना उससे सारा कॉन्फिडेंस ही शैटर्ड हो गया और मैंने अपनी जो पेज का कह लें रुख जो है ना वो मैंने बदल के मैं पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ले गई। बट अभी रिसेंटली आई थिंक पिछले महीने की बात है, मुझे ना अपनी सारी चीज़ें, मैं अपना मेंटोरशिप क्लासेस भी दे रही थी, मैं अपना बिज़नेस भी बिल्ड कर रही थी, सारा कुछ चल रहा था, बट देयर वाज़ समथिंग जो मिसिंग था। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा जो पर्पस है ना, वो शायद यही है, इसलिए मैं कुछ चीज़ मिसिंग फ़ील कर रही हूँ। देन मैंने जो है ना इसको दोबारा से इस चीज़ को परस्यू किया एंड नाउ वो कहते हैं ना, नाउ आई केम बैक स्ट्रॉन्गर। तो वो वाली चीज़ थी कि नहीं, अब मुझे
उन लोगों को नहीं देखना जो मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जो मुझे आके बातें सुना रहे हैं। मैंने उन लड़कियों को देखना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं कि हम आपकी कंटेंट के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, या हमें आप इस तरह की कोई गाइडेंस दें। तो मैंने कहा मैं उन लड़कियों को जो है ना वो कंटेंट उनके लिए बनाऊंगी, हेल्प उनको करूंगी। ये मेरे लिए चीज इजी नहीं थी। मुझे शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, शाइनेस भी फ़ील हो रही थी, एम्बैरेसमेंट भी फ़ील हो रही थी कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर हम कुछ कमेंट्स इस तरह के भी आते हैं कि अच्छा आप अपनी जो है ना वो डिवोर्स स्टोरी से आप बिज़नेस बना रही हैं। तो इस तरह के सारे कमेंट्स जो थे ना वो उनको ओवरकम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बट अब जो है ना वो मुझे इस चीज़ के ऊपर या अपने पर्पस के ऊपर मैं इतनी क्लियर हूँ कि नहीं, मुझे उन लड़कियों को देखना है जो जिनकी मैं हेल्प कर सकूँ, जिनकी ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि ना अ, हर केस सिनेरियो में डिवोर्स आपकी हल नहीं होता। कुछ लड़कियां नहीं इतना बड़ा स्टेप ले पाती, लेकिन जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ ना वो ये है कि यार मैं उनको इस लेवल तक ले जाऊं कि यार वो अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज कर लें, वो अपने आप को इतना सस्टेन कर लें कि उनको अपने लिए या अपने बच्चों के लिए जो है ना वो किसी के आगे पैसों के लिए बेग ना करना पड़े। वो एटलीस्ट अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशात, अपनी जो ज़िंदगी है, वो तो अच्छे से जी लेना। एक औरत जो अपनी कहानी सुनाना चाहती है, बताना चाहती है, मगर ये भी लेकिन इस बात से डरती है कि लोग उसे जज करेंगे या कुछ कहेंगे, तो आप उसे क्या मशवरा देंगी? अम, लोग ना आपको हर तरह से जज करते हैं। आप अगर पाथ ए भी चूज़ करेंगी, तब भी आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, और अगर आप पाथ बी भी चूज़ करेंगी ना, तब भी आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। अभी रिसेंटली ये जो मरियम परवेज़ हैं, जिन्होंने अपना घर बनाया, अब लोग ना उनको ये बातें कर रहे हैं कि भई आप फेक वो करके मतलब फेक स्किन केयर बेच के आपने घर बना लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अगर उसी तरफ एक और अगर हम लड़की को देखें जिसने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं किया, लोग उसको भी बातें सुनाते हैं कि देख लो इतनी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ जो हैं वो ये सब कर लेती हैं, तो तुम क्या कर रही हो पढ़ लिख के? तुमने तो कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि लोगों के मुँह ना आप किसी भी तरह से बंद नहीं कर सकते। उनका इस चीज़ के लिए भी एक ओपिनियन होगा और इस सिचुएशन के लिए भी ओपिनियन होगा। लेकिन बात एंड पे सारी ये आती है कि आप अपने आप को 10 साल या 5 साल के बाद कहाँ देखती हैं? अगर तो आप लोगों की बातों को सोच के या उनको लेके बैठी रहेंगी ना, तो आई एम डैम श्योर आपके 5 साल के बाद भी ज़िंदगी वहीं पर होगी। तो एट द एंड आपने अपने लिए जीना है, अपने लिए वो करना है जो आपको आपका फ्यूचर बिल्ड करे, आपके लिए सिक्योरिटी बने। तो छोड़ दें, लोगों की बातों से ना बहुत जो है वो साल गुज़र गए हैं। हम लोगों की बातें, लोगों की जजमेंट और इस फ़ियर से जो है ना वो डर के हम लोग बैठे रहते हैं, और अपनी ज़िंदगी हम कहीं पे भी नहीं पहुँचाते, मतलब कुछ भी नहीं हम अपनी ज़िंदगी का करते। तो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट फ़ियर कि यार लोग क्या कहेंगे। आप अपने आप को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपनी फ़ैमिली को देखें। जब कोई खातून आपके पास आती हैं जो अभी अपनी बुरी शादी के दौर से गुजर रही हैं या फिर अभी उसे छोड़ने के लिए वॉकआउट करने के लिए तैयार नहीं, तो आप सबसे पहले उनसे क्या चीज़ कहती हैं? उससे पहले उनको जो मैं एडवाइस करती हूँ ना, और यही चीज़ मैंने भी अपने लिए की थी कि आप ना अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करें। मतलब मेरी जो फैमिली थी अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी सपोर्टिव। मतलब मेरी जो मम्मा या मेरी जो सिस्टर्स थी, दे यूज्ड टू कॉल एंड टेल मी कि सादिया अगर तुम्हारे से नहीं हो रहा ना, तो तुम आ जाओ, तुम्हें ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है। बट आई नो कि
हर केस सिनेरियो ये नहीं होता। बहुत सारी लड़कियों को अपने मायके की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही होती है और फिर वो जो है ना बहुत अकेला फील कर रही होती है क्योंकि ना उनके पास ससुराल होता है और ना उनके पास मायका होता है। फिर वहां पर चीज आती है कि आप अपने लिए क्या करते हो और आपने अपने आप को कितना सिक्योर किया है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आए। छोटा छोटे स्टेप्स करके आप अपनी जो है ना वो स्किल आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप करना शुरू करें। फिर आप उस क्लाइंट्स लें, उनके साथ काम करें। इससे क्या होगा, इससे ना आपका जो आपकी खोई हुई सेल्फ वर्थ होती है ना कि यार मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होगा, मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये वाले जो थॉट्स होते हैं ये थोड़े से ना आपके पहली बात साइड पर हो जाते हैं। आप अपने आप को कुछ समझने लग जाती हैं। फिर आप जो है ना वो अपने लिए, जब आपके पास इतने पैसे हों, जब आपके पास इतनी स्किल्स हों, फिर आप अपने लिए फैसला लें कि क्या चीज मेरे लिए बेहतर है, क्या क्या चीज मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो अगर आप अपनी बात करती है ना कि मैं इमोशनली ठीक नहीं हूँ या मैं मेंटली अभी स्टेबल नहीं हूँ, तो ट्रस्ट मी, आपको थेरेपी लेने के लिए, इवन कि आपको एक बुक भी बाय करनी हो ना माइंडसेट से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। पैसा जो है ना, दैट इज द नीड ऑफ सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड। तो हम इस चीज को ना, अब हमें थोड़ा सा जो पैसे के साथ हम इवल वो एक चीज अटैच करके हम लोगों ने रखी हुई है ना कि आप पैसा तो जो है वो ठीक चीज नहीं है, या जो वो मांग रहा है वो गलत है। नहीं, पैसा जो है वो आपकी 99% प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपकी वैसे ही हल हो जाती है अगर आपके पास पैसे हों। तो उस चीज के ऊपर जो है ना वो पहले वर्किंग स्टार्ट करें। साथ साथ आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होगा। अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बनाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है वो कंप्लेनिंग वाले जोन में या विक्टिम माइंड वाले जोन में रहें। आप थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आए, अपने फेथ के ऊपर काम करें, अल्लाह ताला के साथ एक रिलेशन बनाएं। बजाय इसके कि आपने जो है ना वो सारा दिन बैठ के ये सोचना है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसे क्यों करे हैं या मेरी किस्मत में यही लिखा था। ये सारी चीजें इन सोचों को थोड़ी देर आप साइड पे करें और एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता करके जिंदगी, इट लिटरली टेक्स 6 months। मैंने अपनी जिंदगी को ना इन 6 महीनों में, जिस टाइम मैं डिवोर्स के बाद आई थी अपने घर, मैंने लिटरली 6 महीनों में अपनी जिंदगी जो है ना वो कंप्लीटली चेंज की थी। तो इट ओनली टेक्स 6 months। अगर आप डेडिकेशन के साथ और पैशन के साथ अपने एक अल्टीमेट गोल को अगर रख के आप बात कर रही हैं या एक्शंस कर रही हैं या अपनी हैबिट्स आप चेंज कर रही हैं, तो वो आपकी जो है ना वो एक्चुअली में आपकी जिंदगी फिर ऐसे करके बदल जाती है। जब एक लड़की को कई सालों तक ये बताया और जताया गया हो कि उसकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं, तो वो अपने सेल्फ वर्थ बनाने का सफर कैसे शुरू कर सकती है, और उसे शुरुआत के लिए आप कौन सा ऐसा जुमला देना चाहेंगी जिसे थाम कर वो आगे बढ़ सके? अच्छा, जिस चीज ने मेरी, या वो जिस कोट ने मेरी जिंदगी बदल दी, और जो कहते हैं ना वो एक चीज जो आपके दिमाग में बस बैठ जाती है, वो ये है कि नो वन इज कमिंग टू सेव यू। इस जुमले ने ना मेरी पूरी जिंदगी देखने का जो उसको कहते हैं ना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आपको वो आपकी जिंदगी ही बदल जाती है अगर आप ये जुमला थोड़ा सा गौर और फिक्र के साथ पढ़े ना, कि आपको संभालने के लिए कोई नहीं आ रहा, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। फिर आप अपने ऊपर जो है ना जिस तरह से काम करती हैं, फिर जो आपकी सेल्फ वर्थ जिस तरह से वो बूस्ट अप आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें सेल्फ वर्थ ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन उठे हैं और आपकी सेल्फ वर्थ वापस आ गई है। सेल्फ वर्थ एक ऐसी चीज है जो आपको वक्त के साथ साथ जो है ना वो बिल्ड होती है। और वो बिल्ड कैसे होती है, जब आप अपनी जिंदगी में कुछ एक्शंस लेते हैं। जैसे आपने ये इरादा किया कि मैं जो है ना 1 घंटा दूंगी अपनी ये स्किल सीखने के लिए, ठीक है। अब आपने जो वो 1 घंटा दिया ना वो स्किल सीखने के लिए, तो आपके माइंड को ना ये सिग्नल जाएगा, ओके ओके मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी सेल्फ वर्थ जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू होती है। फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट होता है, क्योंकि मुझे पता है
एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना, जब आप एक अब्यूजिव पार्टनर के साथ होते हैं, वो आपको इस तरह से इनवैलिडेट करता है आपकी फीलिंग्स को, इस तरह से वो आपको डिग्रेड करता है कि आपकी ना सेल्फ वर्थ बिल्कुल ही कहीं बिल्कुल गुम हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि मैं कौन थी, मैं क्या थी, ठीक है? बहुत सारी लड़कियां जिनका माशाल्लाह अपना शादी से पहले बहुत अच्छा करियर होता है, बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई की हुई होती है, जैसे मेरी अपनी एग्जाम्पल है। मैं भी उस टाइम पे ये भूल गई थी कि यार मुझे बस सिर्फ ये था कि मुझे शादी चलानी है। तो मैं भूल गई थी कि यार मेरी वर्थ क्या है? मैंने इतनी पढ़ाई की हुई है, मैंने इतनी स्किल्स सीखी हुई है, तो ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है? तो आपको वो तो वक्त के साथ साथ जो है ना वो बिल्ड करनी पड़ती है। आप एक दिन बैठें, अपना सोचें। मैं ये अक्सर अपनी जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसमें ये इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाती भी रहती हूँ, कि आप जो है जैसे जर्नलिंग करें, उसमें आप ये देखें, ये पॉइंट्स लिखें कि मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ों को अपने, वो कहते हैं ना, दोबारा से याद दिलाएं कि आप कौन है। तो वो आपने बेसिकली करना है कि आप अपने आप को याद दिलाएं कि मैं हूं कौन, अपना पोटेंशियल जाने। एक लड़की जिसके पास अपनी आमदनी का कोई ज़रिया फ़िलहाल मौजूद नहीं, आप उसे कहाँ से शुरू करने का कहेंगी कि वो पहला अमली कदम कौन-सा ले? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो ये कि बजाय इसके कि आप बाहर जाएं, मतलब जॉब्स वगैरह देखना शुरू करें, आप ना घर पर ही थोड़ा-सा टाइम निकाल के, अब वो आपकी स्किल कोई भी हो सकती है, ठीक है? जो शायद हो सकता है आपको कुछ पहले भी आता हो। जैसे मेरे साथ ऐसा का केस था कि मुझे कंटेंट राइटिंग आती थी। मैंने काफ़ी टाइम, आई थिंक मैंने 3-4 साल कंटेंट राइटिंग की थी। तो मैंने उसको ही दोबारा परस्यू किया। अब कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल होती है, कुछ होती हैं जिनके पास कुछ लड़कियां होती हैं जिनके पास स्किल ऑलरेडी होती है, कुछ होती हैं जिनके पास नहीं होती। तो आप क्या करें कि आप एक जो हाई डिमांडिंग स्किल है ना, उस आजकल हमारे पास रिसर्च करने के लिए कितने सारे एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, इतनी सारी चीजें हैं। आप उन पे रिसर्च करें, उन पे जाके देखें कि यार मेरे लिए क्या चीज सूटेबल है। और अगर और कुछ नहीं ना, तो आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आए। पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बेसिकली यही है कि आपने अपनी जिंदगी डॉक्यूमेंट करनी है। मुझे लगता है कि हर इंसान के पास ना कहने के लिए कुछ ना कुछ लाजमी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही खाली हो, आपका दिमाग जो है ना वो कुछ हो ही ना। तो आप वहां से शुरू करें कि आप अपने आहिस्ता आहिस्ता जर्नी डॉक्यूमेंट करना शुरू करें। कोई अगर आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने पीछे पढ़ाई की हुई है, आपने जैसे फाइनेंस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने पेज पर लाना शुरू करें, उसको आप बताना शुरू करें, आपको आहिस्ता-आहिस्ता क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। इसलिए मैं बार-बार ये चीज़ जो है ना वो रिपीट करती हूँ, या मैंने जब ये कोर्स किया था, अ, और अब जब मैं आगे अपनी मेंटोरशिप देती हूँ, तो उसका बेसिकली मकसद ही यही है कि लाज़मी नहीं है कि आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करें। जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपका टैलेंट है, आप उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो, उनको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं उनको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप इस तरह की भी स्किल्स को जो है वो प्रमोट करना सीखें। सोशल मीडिया मैनेजमेंट अपना, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर। ये इसमें जो है ना वो, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई डाउट है। आप आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ की तरफ आना शुरू करें। रोज़ाना 1 घंटा, रोज़ाना आधा घंटा दें अपनी चीज़ों को, अपने आप को जो है ना वो बिल्ड करने में, अपनी स्किल बिल्ड करने में। फिर जब आप एक स्किल बिल्ड कर लेती हैं, फिर आपके पास क्लाइंट्स होते हैं काम करने के लिए, वो फिर आपके आहिस्ता-आहिस्ता एक सिस्टम आपका पूरा ऑनलाइन हो जाता है। वो फिर ये होगा, उसका जो आने वाले कल में फ़ायदा होगा ना, वो ये होगा कि कल को आप कहीं रिलोकेट करती हैं, कहीं और चली जाती हैं, तो फिर आपको ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्किल होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपना पेज होगा, अपनी क्लाइंटेज होगी,
आप वहीं से दोबारा काम शुरू कर सकती हैं। मेरे केस में मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही थी कि मुझे ना 9 टू 5 कभी भी पसंद नहीं था। तो मुझे ये था कि मैंने कुछ करना है ना ऑनलाइन ही करना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने 3-4 साल कंटेंट राइटिंग सीखी थी, उसके क्लाइंट्स थे मेरे पास, तो मैंने वही चीज़ परस्यू कर ली। तो आप जो है ना वो सोचें, थोड़ा-सा ना आपको अपना बैठ के अपने साथ जो है ना थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारना होगा। अपने आप को दोबारा थोड़ा-सा सोचना होगा कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग लड़कियाँ होती हैं उनको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का शौक होता है। अगर आपको डिजिटली कोई स्किल नहीं आती तो आप, जैसे मैंने ज़िक्र किया, आपको कुकिंग आती होगी, आपको क्रोशे आता होगा, कुछ तो आता होगा ना, तो आप वहाँ से स्टार्ट लें फिर। अगर आपकी यंगर सेल्फ आज आपको देखे तो वो क्या महसूस करेगी और वो आपसे क्या कहेगी? अच्छा, अम, शी मस्ट बी वेरी प्राउड, क्योंकि ये शायद वो चीज़ थी जो कि मैं हमेशा से करना चाहती थी। मुझे आज भी याद है कि मेरी ना हमेशा एक दुआ रही है, और वो दुआ ये रही है कि अल्लाह जी मेक मी सक्सेसफुल। मुझे ऐसा इंसान बनाए जो अपनी अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया के लिए कुछ पॉज़िटिव मैं कर सकूँ, कुछ इम्पैक्ट मैं डाल सकूँ अपनी ज़ात से इस दुनिया के अंदर। तो शी मस्ट बी वेरी प्राउड, और वो बहुत सेफ फील करेगी। वो हाँ, शायद सरप्राइज भी हो कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ, बिकॉज आई वॉज द गर्ल जो बड़ी शाय थी, बड़ी इंट्रोवर्टेड थी। अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाना, अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पाना उस तरह से अपने लिए। इवन मैं तो वो वाली स्टूडेंट होती थी या वो वाली लड़की होती थी जो ना जिसको आंसर अगर पता भी हो ना तो भी आई नेवर रेज माय हैंड, क्योंकि मैं इतनी शाय, इतनी डरी हुई रहती होती थी। आई डोंट नो, ये मेरी नेचर थी इस तरह से। तो अब जो है ना वो मुझे देखकर, मतलब मैं ना ये कह सकती हूँ कि वो अगर अभी की सादिया से मिलेगी ना तो उसको अपना एक सेफ होम फील होगा। जो जिस तरह की वो हमेशा से बनना चाहती थी ना, वो बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। लड़कियों की जिंदगी में बहुत सारे फेज आते हैं। अगर उनमें से कोई एक फेज हम्म। छोड़ना हो तो आप किसे छोड़ने का मशवरा देंगी? जो चीज़ छोड़ देनी चाहिए ना मेरे ख्याल से वो ये है सेल्फ डाउट। हमारी ना मुझे लगता है कि हमारी लड़कियां बहुत अरसे तक अपना अपने आप में ना कॉन्फिडेंट नहीं होती कि यार ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ेज़ इस तरह से गुज़ारा है कि मैं अपने आप में मुकम्मल नहीं हूँ। मुझे कोई आएगा और वो मुझे मुकम्मल करेगा। कोई रिश्ता, कोई दोस्त, कोई इस तरह का मतलब हस्बैंड। तो आपने ना ये चीज़ छोड़ दें। ये चीज़ आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि कोई आएगा, वो आपको मुकम्मल करेगा। आप खुद अपनी ज़ात पे मुकम्मल हैं, और ये सेल्फ डाउट वाली जो चीज़ है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म करें। आप जिस चीज़ को आप इरादा कर लेते हैं ना और उस चीज़ की नियत कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो आपको उसके लिए रास्ते बन जाते हैं। सिंपल। तो सेल्फ डाउट आई थिंक छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। लड़कियों को कोई ऐसी एडवाइस दें जो उन्हें बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अगर कोई उन्हें ये एडवाइस दे तो वो ना माने, या कोई ऐसी एडवाइस जो उन्हें हर रोज मिलती है लेकिन उन्हें नहीं माननी चाहिए, वो कौन सी है आपके ख्याल में? जो हमें एक एडवाइस मिल रही होती है ना कि 25 से पहले शादी कर लो, या वो जो शादी का एक वो जो है ना शादी को एक जिंदगी का अल्टीमेट अचीवमेंट जो बनाया हुआ होता है, वो वाली एडवाइस आपको बिल्कुल नहीं लेनी। वो क्यों? क्योंकि देखें, जब तक आप अपने आप को नहीं ना पहचानते, जब तक आप अ, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपनी कि हर तरह की पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते, मुझे नहीं लगता आप अपने लिए एक अच्छा, एक राइट पार्टनर चूज कर सकते हैं। तो
ये जो हमें एक प्रेशर डाल के ये एडवाइस दी जाती है ना कि यार अब तो तुम्हारा उम्र ज़्यादा हो गई है, या इवन ये जो बहुत सारी डिवोर्स जो ख़वातीन होती हैं, उनको ये एडवाइस की जाती है कि अब तो चलो तुम्हारी डिवोर्स हो गई है, तो ये जो रिश्ता आ रहा है ना बस इससे साथ शादी कर लो। नहीं, आप एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुज़री होती हैं, ठीक है? आपको एक हीलिंग की ज़रूरत होती है, आपने अपने आप को दोबारा स्टैंड करना होता है। तो ये जो इस तरह की जो एडवाइसेज़ है ना कि शादी कर लो, टाइम चला जाएगा, इतना पढ़ के क्या करोगी या इतना कमा के क्या करोगी, एंड पे तो शादी ही होनी है। तो इस तरह की एडवाइस को आप इस वाले कान से सुन लें और इस वाले कान से निकाल दें, और सिर्फ़ जो आपके गोल्स हैं, आप उनके ऊपर काम करें। आपको जब आप उस रास्ते पर होंगी ना जहाँ पर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर वो बंदा मिलेगा जो आपके साथ उस तरह की सोच रखने वाला बंदा होगा, और वो आपको, आप दोनों मिलकर फिर एक मंजिल तक पहुंचेंगे। तो शादी में ये जो जल्दी वाला ये जो फैक्टर है ना, बस इसको बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। पहले अपने आप को देखें, अपने आप पे काम करें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, फिर जो है वो कोई और फैसला लें। क्योंकि वही वाली बात है कि मैं अक्सर अपनी दोस्तों से भी ये वाली बात ज़िक्र करती हूँ कि अगर हमें बुखार भी होता है ना, तो बेशक हमारे घर वाले सपोर्टिव हों, वो आपको दवाई भी दे रहे होंगे, वो आपको खाना भी इस तरह से दे रहे होंगे, बट जो बुखार की कैफ़ियत है, जो आप सफ़र कर रहे हैं, वो सिर्फ़ आप ही कर रहे होंगे, वो भी कोई और सफ़र नहीं कर रहा होगा। तो सिमिलरली खुदा ना ख़ास्ता शादी के बाद अगर इस तरह के कोई मामलात होते हैं, तो आप अगर आपका फैमिली सपोर्टिव है भी ना, तो भी सफ़र आपने ही करना है एंड पे। तो शादी में जो जल्दी वाला एक कल्चर है ना, हमें इसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं होता, शादी अगर लेट हो जाए या कुछ भी नहीं होता, कोई अचीवमेंट नहीं होती अगर आप शादी जल्दी कर लेती हैं। अ, इस चीज़ का इंतज़ार करें, और अब उस मीन टाइम में बस आपने अपने ऊपर काम करना है बस। ये बहुत अच्छी एडवाइस है और ये वाकई नहीं माननी चाहिए। मैं भी एग्री करती हूँ आपकी बात से। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे जो है ना, बस वो हमें इतना प्रेशर मिला हुआ होता है ना। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने भी ये जो है ना इस प्रेशर में ही आके उस तरह से शादी की थी। हालाँकि उस तरह वाला प्रेशर नहीं कि घर वाले जो है ना वो कर रहे थे, बट एक अ, बा बार-बार वो जो हमें कहा जाता है ना, शादी कब करोगी, शादी कब करोगी? जो इस तरह के सवालात होते हैं, वो ऑटोमैटिकली आपके ज़हन में ना वो एक टेंशन सी बिठा देते हैं कि हाँ, मेरी शादी नहीं हो रही। तो वो जो खौफ वाला फैक्टर जब आ जाता है ना आपकी ज़िंदगी में, फिर आपको लगता है कि बस शादी ही मेरा अल्टीमेट गोल है। तो नहीं बनाएँ शादी, शादी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको पार्ट ही रहने दें, अपनी ज़िंदगी मत बनाएँ। आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कितना टाइम लगा? लाइक कि शादी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। आपको ये बात कब समझ आई थी? ये ये बात मुझे तब समझ आई थी, जब मैंने अपनी ज़िंदगी का मतलब सारा टीनेज वाली जो फ़ेज़ थी, जो थोड़ी-सी अडल्ट वाली फ़ेज़ थी, मैंने इस उम्मीद में गुज़ारी थी कि मेरे लिए ना कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और मेरी ज़िंदगी जो है ना वो ऐसे करके बदल जाएगी। तो जिस टाइम वो मेरी शादी हुई, और हफ़्ते के अंदर ही अंदर मैंने ये देखा, मुझे ये चीज़ फ़ील हो गई कि यार ये बंदा क्या चीज़ है। तो वहाँ पर जो थे ना, वो मेरी सारी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, या वो जो मैं जिस दुलुलु में मैं रह रही थी, वो सारा जो है ना वो ख़त्म हो गया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, किसी और के आने या जाने से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए एज़ अ गर्ल, कोई आपकी ज़िंदगी में आए या कोई आपकी ज़िंदगी से जाए, आपको आपकी अपनी दुनिया नहीं ख़त्म होनी चाहिए। मैंने ये एक जगह पढ़ा था और ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी थी कि आप अपने लिए ना एक सेफ स्पेस बनाएँ, आप अपनी एक दुनिया बनाएँ। जब आपकी एक अपनी दुनिया होगी ना, तो वो कोई और इंसान तोड़ नहीं सकेगा, वो आपकी सेफ स्पेस होगी। अ, अभी
मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का ऊँच-नीच होती है ना, या कभी मैं मेंटल ब्रेकडाउन पे चली जाती हूँ या कुछ इस तरह से, तो मैं ना सुबह उठ के मुझे अपना काम करना होता है, मुझे अपने बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करना है, मुझे अपने पेज के ऊपर फ़ोकस करना है। अब ये मेरी दुनिया है। तो या अपने क्या कहते हैं, इमोशंस को मैंने रेगुलेट करना है, ये मैंने अपनी एक दुनिया बना ली है, ये मैंने अपनी एक सेफ स्पेस बना ली है। तो अब वो किसी के आने या किसी के जाने या मेरे मेंटल ब्रेकडाउन से ना उसका कोई लेना-देना नहीं है। तो मैं हर लड़की को अब जो है ना वो मैं यही कहती हूँ कि ट्राई टू मेक योर ओन वर्ल्ड, जहाँ पे किसी के आने या जाने से फ़र्क ना पड़े। आपके काम के 3 पिलर्स हैं, कंटेंट पिलर्स, माइंडसेट, स्किल और फेथ। इनमें सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पर मेहनत करनी पड़ी और कौन-सी चीज़ आपके लिए आसान थी? सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था ना वो मेरे लिए माइंडसेट और जो फेथ था। बिकॉज़ अगर मैं पहले माइंडसेट की बात करूँ, तो मैं हमेशा से ना बड़ी क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक सी, नेगेटिव से जो थे ना वो मेरा माइंडसेट होता था। हमेशा चीज़ों को लेकर नेगेटिव होना, या एक विक्टिम माइंडसेट में रहना कि यार मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, या मेरी ही किस्मत खराब है, या कुछ इस तरह का, मतलब वो जो एक विक्टिम माइंडसेट होता है ना, मैं उस माइंडसेट में थी। तो अपने आप को उस विक्टिम माइंडसेट से निकाल के एक ग्रोथ माइंडसेट में लेकर आना, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना शुरू करना। ऐसा नहीं है कि अब मैं बिल्कुल ही जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, नहीं, अब अभी भी मेरे उस तरह से फेजेस आते हैं। बट वही वाली बात है कि आप जिस चीज़ के लिए कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो ना, तो फिर अल्लाह ताला भी उस चीज़ में आपकी मदद करते हैं। तो एक तो ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल थी। दूसरी, अगर हम फेथ की बात करें ना, तो कुछ लोग होते हैं ना जो स्पिरिचुअली बड़े हाई होते हैं स्टार्ट से ही। तो आई वाज़ नॉट द वन। अपनी शादी से पहले मतलब उसका नमाज़ वग़ैरह पढ़ना, रोज़े, वो जो एक बेसिक चीज़ होती है ऐज़ हम वो जो कर रहे होते हैं, वो तो था। लेकिन वो जो एक आपका अल्लाह ताला से मोहब्बत, आपका अल्लाह ताला से एक जो रिश्ता खूबसूरत सा जो वो बनता है ना, वो मैंने अपनी ये डिवोर्स के बाद मैंने अल्लाह ताला को जो है ना वो पाया। और मैं अभी जो है ना वो हर किसी को यही कहती हूँ कि मुझे अपनी जो ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मुझे ना इसमें अपना लॉस नज़र नहीं आता, बिकॉज़ इसमें मैंने अल्लाह ताला को जो है ना वो पाया है। और अभी भी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि मैं अल्लाह ताला के साथ और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करूँ। तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए मुश्किल थी। हाँ, स्किल्स जो थी वो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी थी, बिकॉज़ आई एम अ लर्नर। मुझे चीज़ें मतलब नई-नई चीज़ें सीखना, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, उसके जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो वो स्किल्स वाली पार्ट मेरे लिए मुश्किल नहीं था। ये 2 थो थे ना मेरे लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। आप अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में और उसे एनरोल करने के लिए क्या डिटेल्स हैं, वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर दें। ओके, जो मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट का है। मैंने 2024 में अपना ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो जर्नी था वो स्टार्ट किया था, और उसके पीछे की रीज़न ये थी कि मुझे बिज़नेस करना था और ऑनलाइन बिज़नेस करना था। तो लेकिन मैं सोशल मीडिया से ना बड़ी दूर थी, मुझे कोई इसका आइडिया नहीं था। तो मैंने ये उस टाइम स्टार्ट किया था 2024 में। फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ लिए, मैंने डिफरेंट वेबिनार्स लिए, मैंने डिफरेंट मेंटोरशिप्स ली। और जैसे-जैसे मैं अपने पेज के ऊपर काम कर रही थी या अपने बिज़नेस के ऊपर काम कर रही थी ना, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये कितना जो है ना एक कंफर्टेबल भी है और हाई डिमांडिंग भी एक स्किल है। क्योंकि बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो भी एआई की वज़ह से जो है ना वो थोड़ी-सी लो उस पे भी जा रही हैं। तो फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मेरी ना एक सिस्टर हैं, वो मुझे ना हमेशा से कहती होती थी कि सादिया तुम ना टीचर बनो, तुम बहुत अच्छा सिखाती हो। तो मैंने वहाँ से जो अपना सिखाने वाला या चीज़ को डिलीवर करने वाला जो मेरा वो है, एक फ़ोर्टे है, मेरी एक स्ट्रेंथ है, उसको मैंने पकड़ा और मैंने कहा कि व्हाई नॉट कि मैं ये स्किल उन लड़कियों को सिखाऊँ जो घर बैठ के अपना
क्या कहते हैं ऑनलाइन करियर बिल्ड करना चाहती हैं, उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल है या वो नहीं निकलना चाहती बेसिकली, तो लेकिन वो घर बैठ के कुछ ना कुछ जो है ना वो अपना लाजमी अर्न करें। और ऐसा नहीं है कि जो है ना इसमें कोई आपको बस क्या कहते हैं आपकी छोटी थोड़ी बहुत इनकम मिल जाएगी। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाते हैं इसमें, आप इसमें 6 फिगर्स भी जो है वो अर्न करते हैं। तो वो फिर इस मेंटोरशिप का जो बेसिकली मेरा जो मोटिव है ना वो यही है कि लड़कियों को प्रॉपरली गाइड किया जाए। मैं उसमें मेरी ये 2.5 मंथ की मेंटोरशिप है। इसमें मैं उनके साथ लाइव क्लासेस देती हूँ, उनको मैं असाइनमेंट्स देती हूँ, उनके मैं टास्क चेक करती हूँ, उनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पे लेकर आ जाती हूँ कि वो अपना एक पेज या अपनी वो चीज़ स्टार्ट कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उन्होंने अपने पेजेस बनाए हैं, वो अपना बिजनेस भी अब ग्रो कर रही हैं, वो अपना क्या कहते हैं अपने जो उन्होंने पर्सनल ब्रांड बनाया वो भी वो ग्रो कर रही हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है कि अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी मतलब काम करेंगी ना, और 4-5 घंटे अगर आप इसके ऊपर काम करेंगी, तो आपका ना वो कहते हैं वो जो एक इनकम सोर्स है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो मुझे जो लड़कियां जो घर पर होती हैं या जो जिनके ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो ये चीज़ जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से रहकर सीख सकती हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना ये मेंटोरशिप वाला अपना चीज़ स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और क्या कहते हैं आपके साथ एक थोड़ी-सी पर्सनल चीज़ भी मैं शेयर कर दूँ। मेरा ना ये एक हमेशा से विजन बोर्ड में कह लें ये चीज़ थी कि मुझे ना किसी पॉडकास्ट में एज़ अ गेस्ट जाना है। और क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में ना अभी भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हैं, और उन उनके लिए ना कोई आवाज़ नहीं है अभी। तो मैं हमेशा से चीज़ों को ना उस लेवल पर ही जाके सोच रही होती हूँ कि यार मैं किसी तरह से जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है ना वहाँ तक मेरी बात पहुँच जाए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। आपके सवालात बहुत मीनिंगफुल थे, और आई होप सो मैंने उनको अच्छे तरीके से आंसर भी किया हो, और इसका जो है वो अच्छा रिज़ल्ट निकले। जिनको इसकी ज़रूरत है अल्लाह करे ये वहाँ तक लाज़मी पहुँच जाए। Thanks for watching this podcast till end. जाने से पहले आप लोगों ने आज अगर एक चीज़ भी सीखी है तो उस पर अमल करें, 1 पेज प्लान लिखें और हेल्प के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अप्रोच करें। Don't forget that your existence as a woman empowers you to reshape your destiny. Good luck.